हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर में क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण और उनके यौगिक। तो क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो वर्ग 2 के तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। और क्षारीय मृदा धातु में अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके 2+ आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक गुण के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पे हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के मान में कमी होती जाती है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। माने कि आयनन ऊर्जा के आधार पर इनकी क्रियाशीलता को बताया गया है। तो जो बेरिलियम है सबसे ऊपर रहता है और सबसे छोटा रहता है, जिसके कारण इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा रहता है और इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो सबसे कम क्रियाशील बेरिलियम होगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। अब ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो बेरिलियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, फिर बेरियम। तो सबसे नीचे रहता है बेरियम, तो इसका आकार बड़ा होगा। तो इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके आसानी से इसको धन आयन में बदला जा सकता है। तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम क्रियाशील होगा बेरिलियम और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा बेरियम। और बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम की क्रियाशीलता ज़्यादा पाई जाएगी, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम और इन सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा बेरियम। तो ये है क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। तो इसी क्रम में ये रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे और रासायनिक क्रिया जब प्रदर्शित करेंगे तो अलग अलग तत्वों के साथ या परमाणुओं के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो जिसके जिसके साथ ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे उसी में आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन या फिर वायु के साथ क्रिया। तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनको ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होगा उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे यह क्षारीय मृदा धातु का संकेत जिसको M से दर्शाया है, जब ये ऑक्सीजन के साथ या वायु का मतलब है जो भी हवा है वायुमंडल में, उसमें जो हवा रहेगी उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो डायरेक्ट वायु से भी रिएक्शन करा सकते हैं या फिर ऑक्सीजन से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे उसको, तो यहाँ से सामान्य प्रकार का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस M के जगह में कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु हो सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, कुछ भी यहाँ पे रहेगा। और ये जो सामान्य ऑक्साइड इसका बनता है, तो सामान्य ऑक्साइड का फार्मूला हो जाता है MO। या फिर कभी कभी देखते हैं कि एक ऑक्सीजन और एक क्षारीय मृदा धातु रिएक्शन करके पर ऑक्साइड का निर्माण भी करता है। तो पर ऑक्साइड का निर्माण ज़्यादातर स्ट्रांशियम और बेरियम ही करेंगे, लेकिन जो सामान्य ऑक्साइड का निर्माण है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से होता है। तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन के लिए M के जगह में इन तीनों को रख करके भी रिएक्शन बन सकता है। जब M के जगह मैग्नीशियम को लिया है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, बेरियम को लेगा तो बेरियम का ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड का निर्माण हुआ है इस वाले रिएक्शन में। तो यहाँ से पर ऑक्साइड बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, तो बेरियम का यहाँ पे पर ऑक्साइड बना है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट रहता है, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CO3। तो क्षारीय मृदा धातु में M धातु है और CO3 कार्बोनेट आयन है। तो MCO3 क्षारीय मृदा धातु का कार्बोनेट होगा। इसको जब गर्म करेंगे माने कि ऊष्मा देंगे तो इसमें क्या होगा MO माने कि क्षारीय मृदा धातु का ऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस अभिक्रिया के लिए M का मान इतना सब हो सकता है, माने कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु का कार्बोनेट हमेशा इस प्रकार से टूटेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ कैल्शियम भी है।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया कार्बोनेटों का विघटन, जिससे ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें देखते हैं कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एक उभयधर्मी प्रकार का ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है कि अम्ल के साथ भी रिएक्शन करेगा और क्षार के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो बेरिलियम क्लोराइड बनाएगा, और जब बेरिलियम ऑक्साइड क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सोडियम बेरिलेट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है, माने कि ये एक उभयधर्मी प्रकृति का है, और दोनों ही में एक साल्ट बन रहा है, माने कि ये एक साल्ट है और ये एक साल्ट है, प्लस जल का अणु बाहर निकल रहा है। तो यह है उभयधर्मी प्रकृति बेरिलियम ऑक्साइड का। अगला देखते हैं कि वायु के आधिक्य में जब जो है वायु बहुत ज़्यादा रहेगी उस स्थिति में बेरिलियम को क्रिया कराएंगे ज्वाला के साथ तो बेरिलियम ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं बेरिलियम को तो यहाँ से क्या बनेगा, नाइट्राइड का निर्माण होगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा तो, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ऑक्साइडों के अभिलक्षण। तो ये हो गया, इतना सारा ऑक्साइड हम लोग देखे क्षारीय मृदा धातु के, उनके लक्षण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसको छोड़कर सभी प्रकार की ऑक्साइडों का जो स्ट्रक्चर रहता है, संरचना रहता है, वो NaCl का जो क्रिस्टलीय संरचना रहता है उसी के समान पाया जाता है। और जो ऑक्साइड हैं वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के रहते हैं, माने कि इसमें चुंबकीय गुण अब्सेंट रहेगा। अब इनके संभवन की जो एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये सभी स्थायी प्रकृति के होते हैं। इसकी जो प्रकृति है बेरिलियम ऑक्साइड की, ये उभयधर्मी होती है। अभी हम लोग देखे हैं कि अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करता है, तो यही है उभयधर्मी प्रकृति। उसके बाद आगे आता है जो ऑक्साइडों का, तो उसमें आएगा कि जो बेरिलियम ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य सभी ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुल करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। तो ये जो है क्षारीय मृदा धातु का ऑक्साइड है, जब इनको जल में घोलेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड बस रिएक्शन नहीं देगा, बाकी सभी के जो ऑक्साइड हैं वो रिएक्शन देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन और ऊष्मा का उत्पन्न करेंगे। तो ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं माने कि ऊष्मा से भी प्रकार का रिएक्शन होगा, और जल में घुल रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये तो ऑक्साइड वाला कंप्लीट हुआ। दूसरा जल के साथ रिएक्शन, तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनका जल के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु जल के प्रति क्रियाशीलता समूह में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती जाती है, माने कि जो ग्रुप है क्षारीय मृदा धातु का ऊपर में रहेगा बेरिलियम, ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता जल के प्रति बढ़ती जाती है, लेकिन इनकी जो क्रियाशीलता है वह क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील रहता है, और जल के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, जो धातु रिएक्शन करेगा उसका हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखते हैं। पहला एक क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम है, ये वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है H2। फिर ऊपर की ओर तीर का निशान है, इसका मतलब है हाइड्रोजन एक गैस है और ये बनने के तुरंत बाद उड़ जाता है, तो उड़ेगा तो ऊपर की ओर उड़ेगा, इसलिए H2 ऊपर की ओर एरो दिया है। तो यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब जल के एक अणु के साथ रिएक्शन करता है। पर मैग्नीशियम को जब जल के दो अणु के साथ या जल के आधिक्य में रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि क्षारीय प्रकृति का रहेगा, क्योंकि ये OH माइनस आयन दान करेगा, और जो भी OH माइनस आयन दान करता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्षारीय प्रकृति वाले हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं में, उनकी क्रियाशीलता का क्रम और उनमें क्षारकता का क्रम, माने कि कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा और कौन सबसे कम क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो बेरियम
हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय रहता है और सबसे कम क्षारीय बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। Be को बोला जाता है बेरिलियम और Ba को बोला जाता है बेरियम। इसका नाम आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो जो बेरिलियम है इसका आकार छोटा रहता है, तो इसको तोड़ने के लिए इसमें प्रबल प्रकार का बंध रहेगा। छोटा आकार है तो नाभिकीय आकर्षण का मान ज़्यादा रहेगा, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो पर भी ये मुश्किल से टूटेगा। तो इसकी क्रियाशीलता या क्षारकता सबसे कम होगी, क्योंकि ये आसानी से नहीं टूटेगा, जिसके कारण OH- आयन इसमें से कठिनाई के साथ दान करने की प्रवृत्ति रहेगी। तो ये सबसे कम क्रियाशील होगा। ऊपर से ये ऊपर का है सबसे, फिर नीचे आते जाते हैं तो बेरियम जो है सबसे बड़ा रहता है क्षार में। तो जो बेरियम है इसका आकार बड़ा रहता है, इसमें नाभिकीय आकर्षण कम रहेगा, तो इसका आकार बड़ा होने के कारण ये आसानी से OH- आयन को दान कर देगा। तो इसकी क्षारकता का मान सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इस क्रम में इनकी क्षारकता का क्रम पाया जाता है। ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा क्षारकता वाला, और इधर बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इनके हाइड्रोक्साइड बन गए हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जल में विलेयता देखेंगे तो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है इनकी विलेयता का मान भी बढ़ता जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक इन सब से कम रहेगा, तो ये जल में अविलेय रहते हैं। ये जल में अल्प विलेय रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रांसियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में अति विलेय रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि जब इनके हाइड्रोक्साइडों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये क्या करते हैं, कार्बोनेट का निर्माण करेंगे प्लस जल का अणु बाहर निकालेंगे। तो जिस धातु का हाइड्रोक्साइड लेंगे वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसी धातु का कार्बोनेट बनाता है, और अवक्षेप के रूप में ये कार्बोनेट जिस भी बर्तन में या पात्र में या कांच के बीकर या फिर कोई सा भी कांच का उपकरण में क्रिया कराएंगे उसके नीचे में अवक्षेप के रूप में, अवसाद के रूप में, अवक्षेप के रूप में जम जाता है। तो नीचे जम जाता है इसलिए इसको नीचे एरो करके बताया है। जो सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है प्लस जल का अणु बाहर निकलता है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये हो गया इसका जल के साथ रिएक्शन। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, और उस हाइड्राइड का सामान्य सूत्र रहता है MH2। तो MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। M का मतलब है कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु और H है हाइड्राइड। तो एक क्षारीय मृदा धातु के साथ दो ठो हाइड्रोजन जुड़ करके हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्षारीय मृदा धातु और हाइड्रोजन ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे MH2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण होता है। ठीक, अगर कोई सा क्षारीय मृदा धातु है उसका क्लोराइड लिए हैं और उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्लोराइड वाले से धातु निकल करके इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाता है, प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ इस विधि से भी बेरिलियम हाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो हाइड्राइड है बेरिलियम हाइड्राइड, उसमें क्या पाया जाता है, बहुलक प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो जो बेरिलियम हाइड्राइड है ये अकेला नहीं रहता है, BeH2 के रूप में इसको अकेला रहना चाहिए। लेकिन जो बेरिलियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये दोनों सहसंयोजी प्रकृति के रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन की कमी इनमें पाई जाती है इनके केंद्र में। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून, क्योंकि इनके केंद्र में इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो ये क्या करेंगे, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए हमेशा बहुलक के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बेरिलियम है उसका परमाणु क्रमांक रहता है 4। तो ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था और 2 ठो बंद बनाया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ।
तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा, इसके कारण ये इधर और इधर 2 ठो बंद बना लेता है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 4 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये अपना अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है बहुलक के रूप में। तो बेरिलियम 2 हाइड्रोजन, बीच में फिर बेरिलियम, फिर 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये बहुलक की प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब देखते हैं कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम के जो हाइड्राइड हैं ये सब क्या रहते हैं, आयनिक प्रवृत्ति के रहते हैं। और इनको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन का गैस मुक्त करते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड बहुलक के रूप में पाए जाते हैं। और इन तीनों के जो हाइड्राइड हैं इनको जब वाटर से रिएक्शन कराता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इन तीनों की प्रकृति आयनिक रहेगा और इन दोनों की प्रकृति सहसंयोजी होती है। आगे हम लोग देखेंगे हैलोजन के साथ रिएक्शन। तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनको हैलोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हैलाइड का निर्माण होगा और ये हैलाइड MX2 प्रकार का रहता है। M का मतलब है क्षारीय मृदा धातु और X का मतलब है हैलोजन। तो एक क्षारीय मृदा धातु से 2 ठो हैलोजन जुड़ करके MX2 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। अब जो है धातु, क्षारीय मृदा धातु में धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट के साथ हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा भी इनको बनाया जा सकता है। इनको बनाने के लिए हैलाइड बनाने के लिए बहुत सारी विधि है। पहली विधि में सीधा सीधा दोनों का रिएक्शन कराए थे। अगली विधि बोल रहा है कि जो धातु है उसके साथ भी HX का रिएक्शन करा के बना सकते हैं, माने कि HX को हैलोजन अम्ल कहा जाता है क्योंकि इसमें हैलोजन है और H प्लस आयन ये दान कर सकता है, तो HX को कहा जाता है हैलोजन अम्ल। तो धातु है M, इसको हैलोजन अम्ल से रिएक्शन करा के हैलाइड बना सकते हैं, या फिर धातु के ऑक्साइड माने कि MO को हैलोजन अम्ल से रिएक्शन करा के हैलाइड बना सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्साइड माने धातु के हाइड्रोक्साइड को HX से रिएक्शन करा के हैलाइड बन सकता है, या फिर कार्बोनेट माने कि धातु का जो कार्बोनेट है उसको भी हैलोजन अम्ल से रिएक्शन करा के हैलाइड का निर्माण हो सकता है। तो यह है हैलोजन के साथ क्षारीय मृदा धातुओं का उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का रिएक्शन करके क्षारीय मृदा धातु के हैलाइडों का निर्माण। ठीक, इन विधियों द्वारा निर्जल बेरिलियम हैलाइड भी बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है उसको कोक कहा जाता है। इसको जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसको कार्बन को कोक कहेंगे क्योंकि जो कोयला रहता है उसमें कार्बन रहता है, तो ये कोक कार्बन के लिए है। तो बेरिलियम ऑक्साइड को क्लोरीन के साथ जब 870 से 1070 केल्विन टेम्परेचर पे जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेरिलियम का क्लोराइड बनता है और यह इसमें जल का अणु नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको निर्जल बेरिलियम क्लोराइड बोलते हैं, या फिर क्लोरीन को हैलोजन बोलेंगे तो बेरिलियम हैलाइड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिए थे उसी को यहाँ पे दिया है, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिएक्शन से यहाँ पे क्लोराइड बन सकता है और बेरिलियम और अमोनिया के रिएक्शन से फ्लोराइड बन सकता है HF जब लेंगे तो, और जो बेरिलियम अमोनियम फ्लोराइड के निर्माण से भी बेरिलियम फ्लोराइड बन सकता है। तो इन सभी विधियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हैलाइडों के गुण, तो ये बिल्कुल थ्योरी है, इसको आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग बस रिएक्शन को देखते चलेंगे तो बुक निकाल के पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। तो क्षारीय मृदा धातु के जो निर्जल हैलोजन हैलाइड रहते हैं वो आंद्रताग्राही प्रकृति के पाए जाते हैं। तो जो भी हैलाइड रहेंगे जैसे कि MgCl2 है, CaCl2 है, BaCl2 है, ये सभी क्या है, आंद्रताग्राही प्रकृति के। आंद्रताग्राही कहने का मतलब है कि ये जल के अणु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जल का अणु ग्रहण करेगा तो MgCl2 6H2O के साथ इस प्रकार से जलयोजित
क्लोराइड आयन का निर्माण करेगा। कैल्शियम 6 जल अणु को ग्रहण कर लेता है आंद्रता के रूप में, और जो बेरियम है ये भी 2 जल अणु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब देखेंगे कि जो बेरिलियम का क्लोराइड है ये भी किस रूप में रहेगा, बहुलक के रूप में रहता है। और इसका एकलक अगर हम लोग देखेंगे तो जब एक ही ठो अणु अकेला रहता है तो उसको बोलते हैं एकलक, और 2 ठो अणु उसका साथ में रहता है तो उसको बोलेंगे द्विलक, और 2 से अधिक अणु जब साथ साथ बंधे हुए रहते हैं तो उसको बोला जाता है बहुलक, क्योंकि 2 से अधिक को बहु बोलेंगे और बहुत सारे आपस में जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं बहुलक। तो एकलक में बेरिलियम और 2 ठो क्लोरीन रहेगा, ये है एक ठो अणु। अब 2 अणु रहेगा तो एक बेरिलियम है और 2 ठो क्लोरीन है, ये इतना एक अणु हुआ, और ये बेरिलियम और ये 2 ठो क्लोरीन, ये एक अणु। तो 2 अणु आपस में द्विलक के रूप में रहते हैं, और बहुलक के रूप में जब रहेंगे तो ये है एक बेरिलियम क्लोराइड, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर ये चौथा है। बहुत सारे आपस में इधर भी जुड़ सकते हैं और इधर भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुलक संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे भी वही द्विलक और एकलक को बताया गया है। आगे देखते हैं इनका कलर, तो जो है कैल्शियम क्लोराइड ईंट जैसे लाल रंग का रहेगा और ज्वाला परीक्षण में, और इसमें क्या होगा SrCl2 क्या होगा, ज्वाला में जब इसको गर्म करेंगे तो बुनसन बर्नर की ज्वाला में किरमिची लाल कलर का रहेगा और BaCl2 सेब जैसे हरे कलर का दिखाई देता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग द्रव अमोनिया में विलयता। जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनको जब अमोनिया किस रूप में रहेगा, द्रव माने कि लिक्विड अवस्था में रहेगा, तो लिक्विड अमोनिया में उसको जब घोलेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, अमोनिया में ये विलय होकर के काले कलर का विलयन देते हैं, जो अमोनीकृत आयन बनने के कारण होता है। तो किसी भी क्षार धातु को जब लिक्विड अमोनिया में घोलेंगे तो काले कलर का सॉल्यूशन वहाँ से विलयन देखने को मिलेगा, और वो विलयन किसके कारण रहेगा, अमोनीकृत आयन के कारण। माने कि क्षारीय मृदा धातु अमोनिया के साथ मिल करके आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा, जिसके कारण काला कलर का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया के साथ रिएक्शन। आगे देखते हैं हम लोग कार्बाइड। तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं इसको कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कहाँ पे, विद्युत भट्ठी में। तो विद्युत भट्ठी में कार्बन से के साथ रिएक्शन करा के कार्बाइड का निर्माण करेंगे, और इस कार्बाइड का सूत्र होता है Mc2। M के जगह में कोई सा भी मैग्नीशियम से लेकर के बेरियम तक कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु हो सकता है। यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लिया है, M के जगह में लिया है कैल्शियम को, प्लस 2 ठो कार्बन लेते हैं तो 1375 केल्विन टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो कैल्शियम का ऑक्साइड है प्लस 3 कार्बन को लेते हैं विद्युत भट्ठी में इतने टेम्परेचर पे 2000 से 3000 पे, तो यहाँ से कैल्शियम का कार्बाइड यहाँ से भी मिलेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये हो गया। अब जब बेरिलियम ऑक्साइड को इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो बेरिलियम का कार्बाइड बनता है, और ये जो बेरिलियम का कार्बाइड बना है और यहाँ से जो कैल्शियम कार्बाइड बना है, इन दोनों को जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होगा। जैसे कि बेरिलियम कार्बाइड से क्या बन रहा है, मेथेन, और कैल्शियम कार्बाइड से यहाँ से एसिटिलीन का निर्माण हो रहा है। तो ये जो एसिटिलीन है एक एल्काइन है और इससे बन रहा है एल्केन। तो एल्केन और एल्काइन का निर्माण इनसे होता है। आगे देखते हैं ऑक्सो अम्लों के लवण। तो ऑक्सो अम्लों के जो लवण है इसमें सबसे पहले आता है H2CO3, H2SO4, ये सभी क्या हैं, ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। माने कि H2CO3, H2SO4, H3PO4, HNO3, इन सभी का नाम क्या है, ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। तो जब भी क्षारीय मृदा धातु को M से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड, यह क्षारीय मृदा धातु का हाइड्रोक्साइड, और यह क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट, ये सभी जब क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक ऑक्सो अम्ल है H2SO4,
इससे रिएक्शन करते हैं तो सल्फेट का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से MsO4 का निर्माण होगा, यहाँ से भी MsO4, माने सब में सल्फेट का निर्माण होगा, प्लस किसी किसी में इसमें M के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बाकी सब में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और कार्बोनेट में तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में निकलता है। तो इस प्रकार से H2SO4 से जब इनको रिएक्शन कराएंगे तो सल्फेट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं सल्फेट के गुण। तो ये थ्योरी के रूप में है, इसको आप लोग पढ़ना, फिर विलेयता के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। इसमें एक आता है विलेयता से क्वेश्चन कि जो बेरिलियम 2+ है और Mg2+ आयन की जलयोजन की एंथैल्पी उनके जालक की एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, इसलिए इनके सल्फेट जल में हमेशा विलय हो जाते हैं। माने कि विलेयता में देखेंगे तो बेरियम मैग्नीशियम जल में अत्यधिक विलय रहते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, लेकिन कैल्शियम सल्फेट जल में कम मात्रा में विलय रहता है, और बेरियम और बेरिलियम के सल्फेट लगभग अविलय रहते हैं। इसका कारण है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार छोटा रहता है, जिसके कारण इसमें आसानी से जल के अणु उसके चारों ओर बंधित होकर के जलयोजित आयन का निर्माण कर लेते हैं और आसानी से विलय हो जाता है, और इनकी जालक ऊर्जा का मान जलयोजन एंथैल्पी से कम रहता है। लेकिन जो बेरियम और स्ट्रांसियम है उनका जालक ऊर्जा का मान जलयोजन एंथैल्पी से ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण वो जल में विलय नहीं रहते हैं। उसके बाद देखेंगे स्थायित्व। तो जो बेरियम सल्फेट है इसको जब गर्म करेंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस क्षारीय धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये हो गया। आगे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे उपयोग के बारे में दिया हुआ है, तो उपयोग को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना आप लोग। फिर देखते हैं हम लोग नाइट्राइट। तो क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को जब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल सूत्र होता है HNO3। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, जिस धातु को लेंगे उसका नाइट्रेट प्राप्त होगा, और उस नाइट्रेट का सूत्र होता है MnO3 ट्वाइस। तो इस प्रकार से नाइट्रेट प्राप्त होगा। यहाँ पे M के जगह में कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु ले सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है नाइट्रेट के गुण। तो नाइट्रेट के गुण जो थ्योरी में दिया हुआ है, सफ़ेद रहता है, क्रिस्टलीय, इसको आप लोग पढ़ना। अब देखते हैं नाइट्रेट का केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो क्षारीय मृदा धातु के नाइट्रेट हैं उनको उष्मा की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड प्लस उसका नाइट्राइट, यहाँ से जो क्षारीय मृदा धातु ले रहेंगे उसका ऑक्साइड बनता है और NO2 गैस बाहर निकलता है और ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगा। ये है मैग्नीशियम का नाइट्राइट। उदाहरण के लिए इसको भी उष्मा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और NO2 गैस बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से बाहर निकलता है। जो मैग्नीशियम का नाइट्राइट है वो जब क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है तो उसके साथ 6 जल के अणु भी बंद बना करके जलयोजित रूप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं उसका कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम का क्लोराइड है उसको क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस NaCl भी बाहर निकलेगा। इसमें का क्लोरीन इसमें का NaCl बना लेगा, और इसमें का कैल्शियम इसमें का कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यहाँ पे देखते हैं कि कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु के क्या लेते हैं, हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जिस क्षारीय मृदा धातु को M के जगह पे लेंगे उसी का यहाँ पे कार्बोनेट बनेगा, और सफ़ेद अवक्षेप के रूप में पात्र के या बर्तन के या बीकर के तली में बैठ जाएगा, और जल यहाँ पे H2O लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद आता है कार्बोनेट के गुण। तो ये कार्बोनेट के गुण में जो थ्योरी वाला दिया है इसको पढ़ना है। BeHO H2O4 2+ आयन के रूप में इसका कार्बोनेट आयनिक प्रकृति के रहते हैं सभी कार्बोनेट, और बेरिलियम का जो कार्बोनेट है वह अपघटित होकर के हाइड्रेटेड आयन के रूप में प्राप्त होता है। जब किसी भी क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उसका ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बनता है। आगे इसमें आता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट से पहले देख लेते हैं कि जो आणविक गुण एवं स्थायित्व में वृद्धि, तो जो आणविक गुण किसका, बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम आणविक प्रकृति का होगा। और हम लोग जब बाएं से दाएं जाते हैं या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक क्षारीय आणविक गुण का मान बढ़ता हुआ जाता है। तो बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम आणविक रहेगा और सबसे ज़्यादा आणविक प्रवृत्ति का रहता है बेरियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से जो सबसे ज़्यादा स्थायित्व पाया जाएगा बेरियम कार्बोनेट का और सबसे कम स्थायित्व रहेगा इसका बेरिलियम कार्बोनेट का। तो बेरिलियम आयन सबसे छोटा रहता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा ध्रुवण शक्ति प्रदर्शित करता है। और जो बेरिलियम कार्बोनेट है सबसे कम आणविक है और सबसे कम स्थायी प्रकृति का पाया जाता है। आगे आता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट में जो M2CO3 प्रकार के बाइकार्बोनेट बनाते हैं यहाँ पे, तो M2CO3 यह कार्बोनेट M2CO3 तो कार्बोनेट अविलेय रहता है और इसको जब जल में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो अविलेय वाला जो कार्बोनेट था ये विलेय होकर के MHCO3 ट्वाइस प्रकार के बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। यहाँ पे M के जगह में कोई सा भी क्षारीय मृदा धातु ले सकते हैं। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेटों के उपयोग। तो बहुत सारा उपयोग इसमें दिया हुआ है। जो प्रैक्टिकल रहता है वहाँ पे समूह 5 के तत्वों में बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम का विश्लेषण किया जाता है और वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम कार्बोनेट को मिलाते हैं तो कार्बोनेट्स के अवक्षेप हमको प्राप्त होता है। तो यह क्षारीय मृदा धातु का बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम, इन तीनों का अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब परीक्षण करते हैं तो ग्रुप 5 के रूप में यहाँ पे इनका अवक्षेप कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद है क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों की विलेयता। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेना, क्षारीय मृदा धातुओं की यौगिकों की विलेयता के बारे में। अभी जो देखे थे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज़्यादा विलेय रहता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा विलेय रहता है, कैल्शियम अल्प विलेय रहेगा और स्ट्रांसियम और बेरियम बहुत ज़्यादा विलेय रहता है क्योंकि उसमें जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा पाया जाएगा। और बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ पे जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा रहता है वहाँ पे आसानी से विलेय हो जाते हैं और जहाँ पे जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे विलेयता का मान कम रहता है। तो इसी आधार पे इनकी विलेयता के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद जो बेरिलियम का असामान्य व्यवहार है या फिर एब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।